आइए आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र के संबंध में चर्चा करते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी भी आवेशित कण के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। यानी किसी भी वैद्युत क्षेत्र को हम डिफाइन करते हैं किसी भी चार्ज के प्रभाव क्षेत्र के रूप में, और इसकी माप हम वैद्युत बल के पदों में करते हैं। तो वैद्युत बल से ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मापन करेंगे। वैद्युत क्षेत्र को परिभाषित करते हैं कि किसी भी आवेशित कण के प्रभाव क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे हुए एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसलिए वैद्युत क्षेत्र में परिमाण भी होगा और परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा। परिमाण को हम वैद्युत बल के परिमाण के टर्म में परिभाषित कर लेते हैं, जबकि दिशा को वैद्युत बल रेखाओं की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको हम परिभाषित करेंगे, यानी इसको आप ऐसे कहते हैं मोड ऑफ ई, या सिंपली हम इसी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई आवेशित कण है तो इसका अपना प्रभाव क्षेत्र होगा, इसके चारों तरफ का तमाम सारा क्षेत्र होगा जिसमें जहां तक इसका प्रभाव देखा जा सकता है। ये जो प्रभाव क्षेत्र है इसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु पर रखे हुए एकांक परीक्षण आवेश यानी Q0 की वैल्यू जब 1, ठीक है, तो यहां जो बल लगता है इस परीक्षण आवेश पर वही E की माप होता है। ठीक है, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है ना? यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु पर रखे हुए एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted by effective charge on unit test charge is just equivalent to the intensity of electric field. इस तरह से देखिए, अगर हमने Q0 टेस्ट चार्ज लिया और उस पर F बल लग रहा है तो यूनिट टेस्ट चार्ज पर कितना लगेगा? F by Q0। और ये जो यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इस तरह से एक बहुत ही जनरल बेसिक फार्मूला निकल आता है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये यहीं से सारे फार्मूले निकाले जाएंगे, इसी से सारे फार्मूले निकाले जाएंगे वैद्युत क्षेत्र से जुड़े हुए। अब यहां से अगर हम देखें बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हो जाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट इसी से अगर हम देखें कितनी हो जाएगी? E इज इक्वल टू F1Q0 होता है, तो E इज इक्वल टू F1Q0 होता है, इसलिए जो इसकी यूनिट होगी मात्रक कहते हैं
हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डीएफ डायमेंशनल फार्मूला होगा न्यूटन के लिए, देखो mL/t-2 होता है अपन कूलम के लिए A/T होता है। इसको हम जनरलाइज कर दे, ऊपर लेते जाए तो mL/t-3A-1, ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है। ठीक, ये जो हमारा बेसिक फार्मूला है इंटेंसिटी को निकालने के लिए, E = F/Q0, इसी को अप्लाई करके हम किसी भी केस को सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई क्यू चार्ज है, हमसे पूछा जाए कि यहां से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट है A, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम कहीं से ले आकर के यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख देंगे। टेस्ट चार्ज रखेंगे, जैसे ही टेस्ट चार्ज रखेंगे प्लस क्यू चार्ज जो पहले से है उसके और इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किससे गवर्न होगा, कूलॉम लॉ, कूलॉम लॉ से गवर्न होगा। तो अगर हम कूलॉम लॉ को अप्लाई कर दें तो Q0 पॉइंट A पर रखिए, Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, क्या होगा, F = हो जाएगा 1/4 πε0K इंटू Q0/r²। कूलॉम के नियम से जरा इस Q0 को बाईं तरफ ले लें तो हो जाएगा F/Q0 = 1/4 πε0K इंटू Q/r²। ये क्या है, ये F/Q0 ही तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट A, इसलिए हम इसको रिप्लेस कर देंगे। अगर हम E से रिप्लेस कर दें तो E = 1/4 πε0K इंटू Q/r², एक फार्मूला जनरेट हो गया। तो ये तो पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी जो होती है उसको हम इससे कैलकुलेट करते हैं। जरा यहाँ एक चीज और हम ध्यान देना चाहेंगे, आप लोगों का ध्यान खींचना चाहेंगे कि यहाँ देखो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q है और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। Q के प्रोपोर्शनल होने के कारण अगर Q बढ़ेगा तो E बढ़ेगा, Q घटेगा तो E घटेगा। यानी जो छोटे चार्ज होंगे उनके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, जो बड़े चार्जेस होंगे उनके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा। दूसरी चीज यहां देखिए, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² मीन्स E इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। तो r² R जब बढ़ेगा तो r² और बढ़ेगा, और r² बढ़ेगा तो E क्या करेगा, घटेगा। इसी तरह से अगर R घटेगा तो r² बहुत ज्यादा घटेगा और E बढ़ेगा। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं वैसे वैसे तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है। ठीक है, अगर हम R को इन्फिनिटी ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इन्फिनिटी पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इट मीन्स इफेक्ट ऑफ चार्ज जो है, चार्ज का जो इफेक्ट है वो इन्फिनिटी तक है। इन्फिनिटी पर ही उसका जो इफेक्ट है वो 0 है, अन्य किसी भी स्थान पर उसका इफेक्ट 0 नहीं हो सकता है। नेग्लिजिबल हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं इस ब्रह्मांड का कोई भी स्थान, इस यूनिवर्स का कोई भी प्लेस
ऐसा नहीं है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। अब जो दिशा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने बताया आपको ये क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें दो चीजें होंगी, एक तो हो गया मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या हो गया? डायरेक्शन। क्या हो गया? डायरेक्शन। दोनों है। इसको हमने किससे निकाल लिया? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। E इज इक्वल टू हमने F अपॉन Q0 इस फार्मूले का प्रयोग करके हमने निकाल लिया। देखो इसमें दो चीजें हैं, F भी है और Q0। तो F वेक्टर क्वांटिटी है, Q0 स्केलर क्वांटिटी, E जबकि E वेक्टर क्वांटिटी। इट मींस डायरेक्शन ऑफ F विल बी डायरेक्शन ऑफ E। जो F की डायरेक्शन होगी वही E की डायरेक्शन होगी। उस डायरेक्शन को यहां पर हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या लाइन ऑफ फोर्सेस, लाइन्स ऑफ फोर्सेस या चलो शॉर्ट हो गया था, वैद्युत बल रेखाएं। क्या? वैद्युत बल रेखाएं। ये जो होगी ये दिशा बताएंगे। किसकी दिशा बताएंगे? E की दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बताएंगे। यहां से हम कह रहे हैं कि F की जो डायरेक्शन होगी वही E की डायरेक्शन होगी। तो देखिए क्या होता है, वैद्युत बल रेखा, पहले दिशा की बात करते हैं फिर वैद्युत बल रेखा की बात करेंगे। ये कोई क्यू चार्ज है, यहां पर ले आकर के हमने एक टेस्ट चार्ज लिया, छोड़ दिया। टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव नेचर का ट्रीट किया जाता है और ये जो गिवन चार्ज है ये पॉजिटिव नेचर का है। इसको जब हमने फ्री मूवमेंट के लिए कर दिया तो रिपल्सन के कारण, क्यू के रिपल्सन के कारण ये इसे बाहर मूव कर जाएगा। यही जो है इस पर लगने वाले बल की दिशा यही है ना। तो जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में Q0 का मूवमेंट हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस पॉइंट A पर वो यही F की डायरेक्शन हो जाएगी। यानी जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है वही वैद्युत बल रेखाएं ही, वैद्युत बल रेखाएं बल की दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही हैं। अगर ये प्लस चार्ज होता, सॉरी माइनस चार्ज होता, ये तो प्लस था तब ये स्थिति होगी। अगर ये माइनस चार्ज होता तो क्या करता? यही टेस्ट चार्ज ये तक की ओर आता, अंदर की ओर आता। फिर ये माइनस क्यू चार्ज होता, अंदर की ओर आता। तो यहां पर पॉइंट ए पर उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर थी, क्योंकि इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है ना? फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा वही डायरेक्शन ए की होगी। वैद्युत बल रेखा क्या है? इस तरह से हम देखें तो कहते हैं ये बिंदु पथ है। स्वतंत्र धन आवेश द्वारा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस पथ का अनुगमन किया जाता है वही पथ वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। ठीक है? यानी वैद्युत बल रेखाएं किसी भी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं किसी भी बिंदु पर, और ये वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र गति करने वाले धन परीक्षण आवेश द्वारा अनुसरित पथ होती हैं। ठीक है? ये वैद्युत बल रेखाओं की बात करती है। इस तरह से अगर हम देखें तो जो वैद्युत बल रेखा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, वैद्युत बल रेखाएं क्या है? हमने कहा टेस्ट चार्ज द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक गति के दौरान जिस पथ का अनुसरण किया जाता है वही पथ वैद्युत बल रेखा होती है। इसलिए चलो एक प्लस क्यू चार्ज हमने ले लिया और एक माइनस क्यू चार्ज ले लिया, दोनों अलग अलग आइसोलेट।
यहां पर अगर हमने टेस्ट चार्ज ले आके रखा Q0 को, तो वो क्या करेगा, यहां तो चलो रखा हमने Q0 को, तो क्या करेगा, पीछे की ओर गति करेगा। ठीक, यानी यहां पर अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो पीछे की ओर गति करेगा, यहां पर रखेंगे पीछे की ओर गति करेगा, यहां रखेंगे पीछे की ओर गति करेगा, किसी भी स्थान पर रखेंगे तो उसका जो मूवमेंट होगा वो ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स होने के कारण पीछे की ओर होगा। इसी तरह से अगर यहां हम कहीं रखें तो यहां पर क्या होगा, टेस्ट चार्ज और इस चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसलिए अंदर की ओर आएंगे। यहां रखेंगे ये अंदर की ओर आएगा, किधर आएगा, अंदर की ओर आएगा। यानी कहीं भी रखेंगे वो अंदर की ओर आएगा, यहां रखेंगे 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 छोड़ देंगे गति के लिए अंदर की ओर आएगा, ये अंदर की ओर आएगा। ठीक, अगर दोनों है, एक ये तो आइसोलेटेड सिस्टम थे, अगर हम इन दोनों को जोड़ करके एक कंबाइंड सिस्टम बना दें, संयुक्त निकाय है, यानी उसमें प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है, तो क्या होगा, चलो यहां हमने टेस्ट चार्ज को रखा, पीछे जाएगा, क्यों जाएगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यहां रखेंगे पीछे जाएगा, यहां रखेंगे पीछे जाएगा, यहां रखेंगे पीछे जाएगा। ठीक, यहां रख दिया अगर तो कहां जाएगा, यहां से सीधे जाकर यहां जाएगा, माइनस, इधर से रिपेल होगा लेकिन इधर से अट्रैक्ट होगा, यानी इधर से प्रतिकर्षण बल काम करेगा, इधर से आकर्षण बल, प्रतिकर्षण पीछे की ओर धक्का देगा, आकर्षण उसे कैच करेगा। यहां पर अगर रख दें टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर का, इसलिए अट्रैक्शन के कारण अंदर की ओर आएगा, यहां रखेंगे अंदर की ओर आएगा, यहां रखेंगे अंदर की ओर आएगा, कहीं भी इधर रखें इसका मूवमेंट किधर होगा, अंदर की ओर होगा। अच्छा, यहां रख दें तो यहां से पीछे हटेगा, लेकिन जैसे जैसे पीछे हटेगा वैसे वैसे इधर से अट्रैक्शन इफेक्टिव हो जाएगा, इसलिए ऐसे खुल जाएगा। यहां पर रखेंगे वही स्थिति ये हो जाएगी। ठीक, तो यहां संयुक्त निकाय में एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव अगर चार्ज है तो उसकी वैद्युत बल रेखा ऐसी होगी। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव होंगे, यहां रखेंगे, रिपल्सन के कारण दूर जाएंगे कहीं भी, यहां रखेंगे थोड़ा सा भी मिड से इधर हुआ ऐसे निकल जाएंगे, न इधर न इधर, यहां रखेंगे इधर निकल जाएंगे, यहां रखेंगे इधर निकल जाएंगे। ये इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं मिलेगी। ठीक, यहां इस केस में होगा निगेटिव में, यहां रखेंगे अंदर की ओर आ जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगी, यहां रखेंगे अंदर की ओर शिफ्टिंग, 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 यहां रखेंगे अंदर की ओर शिफ्टिंग। इस तरह से ये शिफ्टिंग क्या होगी, अंदर की ओर होगी। लेकिन अगर हम यहां रखें, इस जगह रखें, तो इधर भी जा सकता है, इससे नजदीकी होगी, अगर इससे नजदीकी होगी तो इधर आ जाएगा, ये स्थिति बनेगी। ये बीच में कुछ ऐसा नल पॉइंट जैसी स्थिति बन जाती है, बीच में कुछ ऐसा स्थान होगा जहां पर वैद्युत बल रेखाएं नहीं मिलेगी। ये तो विभिन्न निकायों की वैद्युत बल रेखाएं हो गई। ठीक, इन्हीं को स्टडी करके हम इनकी प्रॉपर्टीज, वैद्युत बल रेखाओं के जो गुण होते हैं उसकी बात करें। यहां देखें, बाहर निकल रही है, धन आवेश से बाहर निकलती है और ये पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं, यानी धन आवेश की वैद्युत बल रेखाएं उसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं, जबकि ऋण आवेश की वैद्युत बल रेखाएं विलगित, कहते स्वतंत्र, आइसोलेटेड है। तो आइसोलेटेड जो माइनस चार्जेस होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती हैं
वो बाहर से अंदर की ओर आती हैं और ये पृष्ठ पर लंबवत प्रवेश करती हुई दिखती हैं। लेकिन अगर प्लस और माइनस दोनों के से मिलकर कोई सिस्टम बना हुआ है तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर खत्म होती है, धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर समाप्त होती है और लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का गुण पाया जाता है। अगर ये ना होता तो ये ऐसे सीधे निकल जाती ना, इधर जाती, ऐसे निकल जाती, ऐसे निकल जाती, लेकिन ऐसा नहीं निकली, बल्कि क्या हुआ, इस दूसरे चार्ज के कारण ये अंदर की ओर मुड़ गई। तो कहते हैं ये सिस्टम जो है उसकी लंबाई के अनुदिश इनमें सिकुड़ने का गुण पाया जाता है। यहाँ क्या है, यहाँ दोनों सिमिलर चार्जेस हैं तो लंबाई जो सिस्टम की लंबाई है इधर ऐसे है, ये क्या कर रही हैं, ये रेस इनको ऐसा आना चाहिए था बल रेखाओं को, ठीक, लेकिन अब ये ऐसे ना आकर ऐसे फैल रहे। कहते हैं लंबाई के लंबवत दिशा में वैद्युत बल रेखाओं में फैलने का गुण पाया जाता है, ठीक। तो पहली प्रॉपर्टी, धनावेश की वैद्युत बल रेखाएं आवेश की सतह के लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं, ऋणावेश की बल रेखाएं बाहर से अंदर की ओर आती हैं। संयुक्त निकाय में धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर खत्म होती हैं। वैद्युत बल रेखाओं में लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का गुण पाया जाता है और लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने का गुण पाया जाता है। किसी भी बिंदु पर वैद्युत बल रेखा पर जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है, जैसे ये वैद्युत बल रेखा है, ये वैद्युत बल रेखा है, निश्चित रूप से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है। तो अगर हम इस पॉइंट पर हम जानना चाहते हैं कि ई की डायरेक्शन कितनी होगी, तो यहां पर हमें एक स्पर्श रेखा टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। ये जो टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट ही इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। यानी किसी भी बिंदु पर वैद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा या टेंजेंट उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। किसी एक निकाय की दो बल रेखाएं, यानी किसी एक आवेश की अगर हम बल रेखाओं की बात करें तो एक निकाय की जो बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं। अगर काटेंगी तो क्या होगा, कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। हम इस तरह से कर रहे हैं कि ऐसे दो बल रेखाएं हैं, एक ही निकाय की हैं दोनों बल रेखाएं, तो ये अगर काटती तो एक दिशा ये बन जाती और एक दिशा ये बन जाती। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन ये है और दूसरी डायरेक्शन ये है। तो किसी एक पॉइंट पर किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए एक ही निकाय की वैद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। वह केवल तब काट सकती हैं जब दोनों अलग अलग निकाय हों, यानी दो वैद्युत बल रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही हैं वे अलग अलग सिस्टम की हों, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की हों, तभी एक जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे और दोनों अलग अलग डायरेक्शन को बता सकते हैं, जब दोनों फील्ड अलग अलग होंगी। अगर दोनों टेंजेंट एक ही फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक सिस्टम की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ जो फोर्सेस होती हैं वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं। दूसरी चीज इनकी डेंसिटी से, डेंसिटी देखो, जहां पर वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है, जहां जिस जगह पर एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां ये पैरेलल होती है एक दूसरे की। ये वैद्युत बल रेखाएं उन स्थानों पर पैरेलल होती हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र जिन स्थानों पर होता है वहां ये बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अगर बल रेखाएं दूर दूर हैं, ऐसे हैं, तो ये लो इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर पास पास है तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेस है। यानी जिन स्थानों पर वैद्युत क्षेत्र
की प्रबलता अधिक होती है वहां ये सघन होती है वैद्युत बल रेखाएं, और जहां पर प्रबलता कम होती है वहां वैद्युत बल रेखाएं विरल होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनकी जो डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की जो डेंसिटी होती है, वो डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बता देती है। ठीक है, अब इस पूरी स्टडी में टेस्ट चार्ज आया, परीक्षण आवेश की बात आती है, कई बार आया, तो परीक्षण आवेश के बारे में थोड़ी सी हमें आपको जानकारी रखनी चाहिए कि देखो, परीक्षण आवेश कोई वास्तविक आवेश नहीं होता, ये फिक्सिशियस है, काल्पनिक होता है। और परीक्षण आवेश की कल्पना हमने केवल अध्ययन के लिए की है। परीक्षण आवेश को हमेशा धनात्मक लिया जाता है, और परीक्षण आवेश ऐसा आवेश कल्पित किया गया है, इतना सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, लघु, धनावेशित परीक्षण आवेश होता है जिसकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। ये स्वयं किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता है, फोर्स एग्जर्ट नहीं करता, बल्कि दूसरे चार्जेस इस पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा एक कॉन्सेप्शन है, एक कल्पना है, अवधारणा है टेस्ट चार्ज के बारे में कि हमारा टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश ऐसा धनावेश होता है जो अत्यंत सूक्ष्म होता है, जिसकी उपस्थिति से पहले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं माना गया है। और इसका अब ये स्वयं किसी दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं अप्लाई करता है, बल्कि दूसरे चार्जेस इस पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसको ये महसूस करता है, उसका इफेक्ट इस पर दिखता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप स्वयं भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।